Hello students, class 8th. Today onwards I am going to start a second part of the history. पार्ट सेकंड जो आपकी दो पार्ट है, तो चैप्टर 7 है उसका वेबर्स आयरन मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। जो बुनकर थे, आयरन मेल्टर्स थे, लोहे को पिघलाने वाले, और फैक्ट्री ओनर्स थे। The chapter tells the story of craft and industries of the India during British rule. ये चैप्टर हमें ये बताएगा जो स्टोरी थी क्राफ्ट जो थे और इंडस्ट्रियाँ जो थी ऑफ इंडिया की ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में फोकसिंग। तो ब्रिटिश रूल के दौरान इन दो इंडस्ट्रीज पर फोकस किया जाता था, नेमली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। बोथ दीज इंडस्ट्री वैज क्रूशियल, ये दोनों इंडस्ट्री जो थी काफ़ी क्रूशियल मानी जाती थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए आधुनिक संसार में। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, जो मशीनीकरी, जो उत्पादन मशीनों से जो उत्पादन होता था ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन। मशीनीकृत उत्पादन, कपास के मशीनीकृत उत्पादन से जो टेक्सटाइल था, कपड़ों का जो व्यापार था, उससे ब्रिटेन क्या बन गया, फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन, एक सबसे ऊपर औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरा 19वीं सेंचुरी में, क्योंकि वहाँ पर मशीनों से कपड़ों का उत्पादन होता था और जल्दी होता था। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट, और जब इसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुई ग्रोइंग इट्स इन 1850 में, ब्रिटेन केम टू बी नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन क्या कहलाया जब वहाँ पे आयरन, लौह और इस्पात का उद्योग भी बढ़ने लगा, तो ब्रिटेन वर्कशॉप बन गया पूरे संसार का। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें ब्रिटेन के, हैज़ क्लोजर कनेक्शन, इसके बहुत ही क्लोजर कनेक्शन है विद द कॉन्कास्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। उपनिवेश जो भारत है, इसके कनेक्शन रहे हैं कि इसने किस तरह से कॉन्क्वेस्ट जीता और भारत में उपनिवेश स्थापित किए। इसके हमेशा से यू हैव सीन हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया, हमने ये पढ़ा है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरेस्ट लिया ट्रेड में एंड लेड टू द ऑक्यूपेशंस ऑफ ट्रेड एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स। इन द 18th सेंचुरी में द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स, 18th सेंचुरी में जो कंपनी थी उसने क्या कर दिया, गुड्स खरीद रही थी इंडिया से और एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड, और उसके बाद इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर रही थी और यूरोप में, और इससे उनको मुनाफा हो रहा था, मेकिंग प्रॉफिट दो द सेल। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हुआ, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के साथ, जो ब्रिटेन था इंडस्ट्रीज बिगेन टू सी इंडिया, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे उन्होंने भारत को दिए, भारत में उन्होंने एक बड़ा बाजार तलाश किया अपने प्रोडक्ट्स के लिए। एंड ओवर द टाइम मैन्युफैक्चर गुड्स, और इस टाइम में जो निर्मित गुड्स थे ब्रिटेन से बिगेन फ्लडिंग इन इंडिया, भारत में इस तरह के सामानों की बाढ़ जैसी आने लगी। जब ब्रिटेन के व्यवसायियों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखा, तो जल्द ही भारत के बाजार में विदेशी वस्तुओं की, ब्रिटेन के वस्तुओं की बाढ़ सी आ गई, यानी भारत के सभी बाजारों में ब्रिटेन से बने उत्पादक दिखने लगे। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडिया, तो इस तरह के भारतीय बाजारों में ब्रिटेन के उत्पाद आने से इंडिया के क्राफ्ट और इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा, ये क्वेश्चन हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। जो आयरन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल थे वर्ल्ड मार्केट में, तो बेसिकली अगर हम बात करें, फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शंस में अराउंड 1750 में, बिफोर द ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल, जब बंगाल में ब्रिटिश ने जीत हासिल नहीं की थी, इंडिया वॉज बाई फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया जो था बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन के कपड़ों का,
इंडियन टेक्सटाइल हैज लॉन्ग बीन रिनोड बोथ फॉर द फाइन क्वालिटी। जो इंडिया के टेक्सटाइल थे वो काफ़ी रिनोड वे में फाइन क्वालिटी के क्राफ्टमैनशिप के द्वारा बनाए जाते थे। दे वेर एक्सटेंसिवली, वो काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रेड किया जाता था साउथ एशिया में, जावा, सुमात्रा और पेनांग में, और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में भी इसका व्यवसाय किया जाता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल, इन्होंने क्या किया, इंडियन टेक्सटाइल खरीदना स्टार्ट कर दिया फॉर सेल इन यूरोप, जिससे कि वो यूरोप में अपनी बिक्री करने लगे। मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड, तो तेजी से जो व्यापार फ्लोरिश कर रहा था। एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वेवर्स इज प्रिजर्व इन द मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेज। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड एंड सी व्हाट दे टेल अस। ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैनी वर्ड्स अगर हम देखें, जो इंडियन वेवर्स थे, जो भारतीय बुनकर थे, प्रिजर्व इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वो क्या बताते हैं हिस्ट्रीज में। यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोपियन जो व्यापारी थे, फर्स्ट इनकाउंटर फाइन कॉटन, उन्होंने पहला क्या किया, जो फाइन अच्छी क्वालिटी के कॉटन्स थे इंडिया से, कैरीड बाय अरब मर्चेंट, अरब के मर्चेंट के द्वारा कैरी किए जाते थे। इन मुसल इन प्रेजेंट डे इराक, मुसल में जो आजकल इराक में है, वहाँ के अरब व्यापारियों के द्वारा यहाँ से अच्छे प्रकार का कपास ले जाया जाता था। सो दे बिगेन रिफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम, इसलिए वो क्या करने लगे, रिफर्स करने लगे फाइनली जो वुवन टेक्सटाइल है उसे मुस्लिम कहने लगे। ए वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइट करेंसी, एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, वाइट करेंसी को एक्वायर्ड करता है, प्राप्त करता है। जब पुर्तगीज भारत में पहली बार आए, इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों की तलाश में वो भारत में आए। दे लैंडेड इन कालीकट, वो कालीकट में उतरे, केरला में, केरला के तट पे साउथ वेस्ट इंडिया में। कॉटन टेक्सटाइल जो था तब, विच दे टुक बैक टू यूरोप, और अपने साथ वो कॉटन टेक्सटाइल को भी ले गए यूरोप में, अलॉन्ग विद स्पाइसेस, मसालों के साथ साथ। पुर्तगीज जब भारत में आए, वो मसाले और कपास के कपड़े ले गए। केम टू बी कॉल कैलिको, और इसको वो कैलिको बोलते थे। ये कैलिकट से बना हुआ है इसलिए इसको कैलिको बोलते थे। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल, और कॉटन से बनी हुई सभी टेक्सटाइल मिलों को उन्होंने नाम कैलिको रख दिया। देयर आर मेनी अदर वर्ड, इस तरह से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जिससे जो भारतीय टेक्सटाइल है उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है वेस्टर्न मार्केट में। वी कैन सी इन अ पेज ऑफ ऑर्डर बुक दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सेंट टू इट रिप्रेजेंटेटिव्स इन कलकत्ता इन 1730। इस तरह की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, अपने प्रतिनिधि भेजे कलकत्ता में 1730 में। अब बात करते हैं द ऑर्डर दैट ईयर, जो ऑर्डर उन्हें था 5,89,000 का पीसेस का उन्हें क्लोथ का ऑर्डर मिला। ब्राउजिंग दो द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन ए लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज, हम देख सकते हैं कॉटन और सिल्क कपड़ों की इतने प्रकार की वैरायटी के कपड़ों के ऑर्डर लिए गए। दीज वेर नोन बाय द कॉमन नेम, और यूरोप में एक कॉमन नेम से जाने जाते थे एज ए पीस ऑफ गुड। यूजुअली वुवन क्लोथ जो थे पीसेस दैट वेर 20 यार्ड्स लॉन्ग, 20 यार्ड्स लंबे और 1 यार्ड चौड़े हुआ करते थे। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, अब अगर हम अलग अलग नामों को देखें, वेराइटीज जो अलग अलग कपड़ों की वेराइटीज थी अलग अलग नामों से जानी जाती थी इन द बुक। अमंग द पीस, उन टुकड़ों में से जो ऑर्डर थे इन बल्क वेयर प्रिंटेड, ज़्यादा मात्रा में जो बल्क था प्रिंट किए जाते थे। कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चिंज, जो कॉटन के क्लोथ थे उनको चिंज भी कहा जाता था, कोशिश कहते थे। एंड बंदना, बंदना भी कहा जाता था।
डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंज कम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं जो चिंज कहा जाता था वो चिंज नाम आखिर आया कहाँ से? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंच। हिंदी शब्द चिंच से बना है। उसका अर्थ होता है एक क्लोथ, एक ऐसा कपड़ा विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, जिसमें रंगीन फ्लावर के डिजाइन होते हैं। फ्रॉम द 1680s, अगर हम 1680s से बात करें, देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन क्लोथ। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के लिए एक क्रेज शुरू हो गया इंग्लैंड में एंड यूरोप में, मेनली फॉर द एक्जोस फ्लोरल डिजाइन, जो जिसमें फूलों के डिजाइन होते थे, फाइन टेक्सचर था एंड रिलेटिव चीफनेस थी, सस्ता भी था। जो इंग्लैंड के रिच पीपल थे इंक्लूडिंग द क्वीन भी हरसेल्फ वोर क्लोथ ऑफ इंडियन फैब्रिक। खुद महारानी भी इंडियन फैब्रिक के बने हुए कपड़े पहना करती थी। सिमिलरली द वर्ड बंदना, इस सिमिलरली अगर हम देखें जो शब्द है बंदना, अब रिफर्स करता है एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ। एक चमकीला और रंगीन प्रिंटेड स्कार्फ होता है जो हम गले में पहनते हैं और हेड में या सर में। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, बेसिकली हम जानते हैं कि हम स्कार्फ किसे बोलते हैं, जो एक रंगीन होता है जिसे हम गले में या सर पे पहनते हैं। इसी तरह से जो बंदना है एंड रिफर्स टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ, एक रंगीन कपड़ा होता है जो प्रोड्यूस दो द मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग के द्वारा बनाया जाता है। देयर वेर अदर क्लोथ इन ऑर्डर बुक्स दैट वी नोटेड, अन्य कपड़े भी थे इन ऑर्डर टू बुक करने के लिए, दैट वर नोटेड बाय द प्लेस ऑफ ओरिजिन। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपोरी, वाइड स्प्रेड, हर जगह पर फैले हुए थे। यूज ऑफ सच वर्ड शो, इस तरह के वर्ड हमें बताते हैं कि हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल, जो इंडियन टेक्सटाइल था वो कितना पॉपुलर था, हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ संसार के विभिन्न हिस्सों में। चारों ओर हम देख सकते हैं कि इस तरह के जो शब्द थे, चाहे वो बंदना हो, चिंज हो, कितने पॉपुलर थे। यहाँ पर बंदना दिखाया गया कि इस तरह से बंदना बनाया जाता था 20वीं सेंचुरी में। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें, जो इंडियन टेक्सटाइल था, जो भारतीय कपड़ा था यूरोपियन मार्केट में, अर्ली 18वीं सेंचुरी अगर हम देखें, वरीड बाय द पॉपुलरिटीज, उस समय एक चिंता होने लगी। किस चीज़ की चिंता? बाय द पॉपुलरिटी, जो इंडियन टेक्सटाइल है उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई थी। वूल एंड सिल्क मेकर्स, और जो वूल और सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड में, वो काफ़ी चिंतित होने लगे क्योंकि भारतीय टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इंग्लैंड में बिगेन प्रोटेस्टिंग, और इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे, जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था उसके इंपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो इंडियन टेक्सटाइल थे कॉटन के, उसको जो इंपोर्ट में टैक्स लगाना चाहते थे, जिससे कि वो चीज़ें महंगी हो जाएं और लोग इंग्लैंड की चीज़ों को प्रेफर करें। इसलिए इंग्लैंड के मर्चेंट इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। इन 1720 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन, एक लेजिस्लेशन कानून बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चेंज इन इंग्लैंड इंटरनेशनली एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। याद रखिएगा कि जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल था उस पर बैन लगा दिया गया, चिंज पर, यानी कॉटन टेक्सटाइल के यूज पर बैन लगा दिया गया और ये एक्ट कैलिको एक्ट कहलाया। एट दिस टाइम, इस समय में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। कारण ये था वहाँ पर बैन लगाने का क्योंकि इस टाइम पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़ा उद्योग जो था, अभी शुरू ही हुआ था इंग्लैंड में, अनेबल टू कम्पीट। और इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो इंडियन टेक्सटाइल के मुकाबले कम्पीट नहीं कर सकता था। इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू सिक्योर मार्केट, और जो अंग्रेज उत्पादक थे वो बाजार को सिक्योर करना चाहते थे।
देशी बाजार को, उनके देश के मार्केट को विद इन द कंट्री वाइड पेमेंट। और ऐसा वो तब कर सकते थे जब उनके बाजार में इंडियन टेक्सटाइल चीज़ें ना आए। इंडियन टेक्सटाइल चीज़ों को उनके बाजार में आने से रोकने के पीछे उनका उद्देश्य था कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो उनके अपने मार्केट में आए। फर्स्ट ग्रो, और इसमें जो फर्स्ट था तो ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइन वेर नाउ लिमिटेड। अब जो इंडिया के डिजाइन थे वो क्या हो गए, इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ। अब क्या होने लगा, इंडियन डिजाइन अब क्या होने लगे, इमिटेट होने लगे एंड प्रिंटेड, इंग्लैंड में जो छपते थे वाइट मसलिन पे और या प्लेन पे, अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ थे वो। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू ए सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। इंडियन टेक्सटाइल के साथ कंपटीशन के लिए उनकी जो तलाश थी टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी इनोवेशन, यानी तकनीकी में भी वो सुधार चाहते थे इंग्लैंड में। इन 1764 में द स्पिनिंग जेनी, इसीलिए 1764 में स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन के। स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनाई गई जॉन के द्वारा, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जिसने क्या किया इंग्लैंड में, वहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। और ट्रेडिशनल स्पिंडल इन्वेंशन, स्टीम इंजन का भी इसी तरह से इन्वेंशन हुआ रिचार्ड आर्कराइट के द्वारा 1786 में। और जो रिवॉल्यूशनरीज थे कॉटन टेक्सटाइल वेविंग, कॉटन कुड नाउ बी वेवन इन इमेंस क्वांटिटी। अब क्या होने लगा, जो कॉटन था, कपास था, अब वो वोवन यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वोवन होने लगा इमेंस क्वांटिटी में, एंड चीफली टू, सस्ता भी था और ज़्यादा उत्पादन भी होने लगा। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल, हालांकि जो इंडियन टेक्सटाइल थे, भारतीय कपड़ा था, वो टू डोमिनेट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए कंटिन्यू जारी रखा उसने। पूरी दुनिया में जो मार्केट था इंडियन टेक्सटाइल का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था। ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो थी, यूरोपियन की जो व्यापारिक कंपनी थी जैसे डच है, फ्रेंच है और इंग्लिश, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ फ्लोरिशिंग ट्रेड, तेजी से उभरते हुए व्यापार से। मेड दीज कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। ये कंपनियां क्या करती थी, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को परचेज करती थी बाय इंपोर्टिंग सिल्वर, सिल्वर के आयात से। बट एज यू नो व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर, लेकिन हम जानते हैं जैसा कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कैप्चर कर लिया अपनी पॉलिटिकल पावर से, इट वाज नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई प्रीशियस मेटल्स इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के मुकाबले ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल, दे कलेक्ट रेवेन्यू। इसके बदले में वो क्या करते थे, अब उनके पास पैसा कहाँ से आता था यहाँ पर इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए, वो क्या करते थे, यहाँ भारतीय जो किसान थे दे कलेक्टेड रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया पीजेंट से और जमींदारों से इन इंडिया में, एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल, और इस रेवेन्यू का, इस टैक्स का यूज उन्होंने भारतीय कपड़ों को खरीदने में किया, इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने में। हु वेर द वेबर्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वेबर्स कौन थे, जो वेबर्स थे वो कौन थे। वेबर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज, जो बुनकर थे, जो बुनते थे कपड़ों को, कपास के कपड़ों को बुनने का काम करते थे, वो ऐसे समुदाय से थे दैट स्पेशलाइज, वो इसमें क्या थे, कुशल थे, जो बुनने में काफ़ी कुशल थे, स्पेशलाइज थे। दे स्किल वेयर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उनका जो स्किल था, उनकी जो कुशलता थी, उनकी जो तकनीकी थी, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती रही। द टांटी वेबर्स, जो बंगाल के टांटी वेबर्स थे, और जुलाहे या उनको हम मोमिन कह सकते हैं वेबर्स नॉर्थ इंडिया के, सेल एंड केकुलर एंड डेवेंग्स ऑफ साउथ,
जो साउथ इंडिया के डेवांग्स थे, सम कम्युनिटीज हैं जो काफ़ी फेमस मानी जाती हैं बुनने के लिए। फर्स्ट स्टेज जो प्रोडक्शन की होती है स्पिनिंग। सबसे पहले अगर कोई जो बुनकर है वो कोई बुन रहा है तो सबसे पहला काम होता है उसका स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है ए वर्क डन। जो स्पिनिंग का काम है बेसिकली महिलाओं के द्वारा किया जाता है ऐसा काम। और इस तरह से हम देखते हैं द चरखा एंड टकली, इसमें चरखे का काम भी होता है और टकली का वेयर हाउस होल्ड स्पिनिंग, जो हाउस होल्ड स्पिनिंग करने का काम होता है, धागे को बिनने का स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, टकली बोलते हैं जिसे, चरखा एंड टकली। थ्रेड वर स्पन ऑन चरखा, जो थ्रेड होता है वो किस में निकाला जाता है, चरखे में। एंड रोल ऑन टकली, और जो टकली होती है गोल गोल घूमती है, जैसे आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, तो टकली में आप देखते हैं किस तरीके से फिर थ्रेड वाज स्पन, किस तरह से धागा काटा जाता है ऑन द चरखे में, और टकली में वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो रोल हो जाता है। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर, जब स्पिनिंग का काम पूरा हो जाता है, ओवर द थ्रेड वाज वोवन, उसके बाद जो धागा है उसको वोव किया जाता है, बुना जाता है इनटू क्लोथ में बाय द वेवर, जुलाहों के द्वारा। इन मोस्ट कम्युनिटी में हम ये देखते हैं वेविंग वॉज ए टास्क डन बाय मैन, जो वेविंग करने का काम है वो मैन के द्वारा किया जाता है। फॉर कलर टेक्सटाइल, जिसमें वो क्या कहते हैं टेक्सटाइल को कलर रंग करते हैं। थ्रेड वॉज डायर्ड, और जो थ्रेड होता है उसको रंगा जाता है बाय द डायर के द्वारा, नोन एज रंगरेज जिसे बोलते हैं। फॉर प्रिंटेड क्लोथ के लिए द वेवर्स होते हैं नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट, वेबर्स को स्पेशलिस्ट की मदद चाहिए होती है जो ब्लॉक करते हैं प्रिंटर्स, एंड नोन एज चिप गैस। हैंडलूम वेविंग जो होते हैं ऑक्यूपेशन एसोसिएट, इट प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर द मिलियंस ऑफ इंडियन। तो इस तरीके से जो बहुत सारे इंडियंस हैं उनको क्या मिला है, एक जीवन का आजीविका का साधन है उनके लिए।